देखो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना कि ये एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। वो एक क्लिपिंग भी दिखाई थी हरी साड़ू वाली। उसने वो बात बताई थी कि भाई वो उसके बार बार पेपर पे फेंके जा रहा था। तो मैंने बोला था ऐसा कहाँ होता है। ऐसा केवल वहीं होता है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होती है, जिसमें एम्प्लॉय पूरे कंट्रोल में रहता है बॉस के, है ना। ये बात लिखी हुई है, दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिविजुअल्स आर हायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड आर पेड इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। इसके बाद देखो कि क्या चीज़ है, इसके बाद आती है बात फीचर्स, है ना। फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की फिर मैंने आपको बताया था एम्प्लॉयमेंट के अंदर की क्या फीचर है। इजी कमेंसमेंट, आप जब चाहो तब अपना एक जाओ इंटरव्यू दो और उसको जाके स्टार्ट कर दो अपनी सर्विसेज को, कहीं जाके नौकरी मिल जाएगी आपको। तो एम्प्लॉयमेंट कहीं पे भी करने के लिए, कहीं पे भी जॉब करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बड़ी बड़ी डिग्री हो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर किसी के पास नॉर्मल भी स्किल है तो भी जाकर वो अपनी जॉब कर सकता है। अगर मान लो कोई चपरासी है, कहीं जॉब करता है एम्प्लॉयमेंट है, तो ऐसा थोड़ा ना चपरासी के पास कोई बहुत बड़ी स्किल होती है, ठीक है, तो वो भी जॉब कर सकता है। अगर किसी के पास हायर जो स्किल है, हायर डिग्री है, तो वो ज़्यादा बड़ी नौकरी कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब मिलती नहीं है। जैसे प्रोफेशन के अंदर तो क्या होता है, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रोफेशन के अंदर तो आपको एग्जाम पास करना पड़ता है, और बिजनेस के अंदर आपको हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अंदर ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट अपन को नहीं चाहिए होती। एम्प्लॉयमेंट कमेंसेज एज सून एज द अपॉइंटमेंट लेटर एंड द सर्विसेज एग्रीमेंट इज साइंड बाय द एम्प्लॉय। जैसे ही आपने सर्विस एग्रीमेंट को साइन किया, आपकी जॉब पर आप जा सकते हो। फिर मैंने सेकंड नंबर का पॉइंट बताया था कि इसके अंदर किसी तरीके की कोई कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होती। जैसे बिजनेस के अंदर तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, उसके बाद ही तो आप अपने क्या कहते हैं बिजनेस को स्टार्ट कर पाते हो। लेकिन यहाँ पर एज सच आपको किसी पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर मैंने बताया कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट। लिखो पहले इसके अंदर, फिर समझाता हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट में सर लिखो, मैंने फीचर्स। कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में लिखो, इट इज मैंडेटरी। अब साथ में लिखना चालू करो, लिखो आगे। इट इज इट इज मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी एम्प्लॉय, it is mandatory for every employee to follow the rules and regulation। ठीक है, टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, ऑफ द कंपनी। अब आप एक बात बताओ, आप जहां पर भी जॉब करते हो, ठीक है, जहां पर भी कोई भी पर्सन कहीं पे भी अगर जॉब करता है, कहीं एम्प्लॉयमेंट में है, तो उसकी क्या होता है, हर जॉब की कहीं ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप जिम में थे, ठीक है, जिम में थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज करते करते जिम के कपड़े पहन के ही पहुंच जाओगे एम्प्लॉयमेंट करने। अरे भाई जा रहा था, जॉगिंग करने जा रहा था, ठीक है, जॉगिंग के कपड़े पहन रही चलते चलते, ठीक है, टी शर्ट निक्कर में था, सीधा सीधा टी शर्ट निक्कर में चले गए, ऑफिस चले गए। यार मैंने सोचा यार चलो ये ऑफिस में जरा वहाँ पे भी काम भी करे आते हैं। ऐसे थोड़ा ना होता है। कैसे जाते हो आप ऑफिस के अंदर, प्रॉपर आपकी ड्रेस कोड होता है, ड्रेस कोड पहन के जाते हो, है ना। तो वो रूल्स रेगुलेशन को अपन को फॉलो करना पड़ता है। कुछ कंडक्ट होते हैं, कुछ रूल्स तरीके होते हैं, उस तरीकों को अपन को फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मन मर्जी से कुछ भी काम करोगे आप। आने का टाइम है, जाने का टाइम है। अब ऐसा तो है नहीं 2-2 बजे उठ रहे हो, ठीक है, मर्जी है कभी भी उठ रहे हो, उठ के चल रहे हो ऑफिस में। ऑफिस का भी एक टाइम होता है, उस टाइम पर आपको पहुंचना है। लिविंग का भी टाइम होता है, उस टाइम पर आपको लीव करना है। तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट यानी कुछ रूल्स रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्ड होते हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जिसको अपन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब आती है इसके बाद इसमें क्या, नो जॉब ट्रांसफर। फोर्थ इसका फीचर क्या है, इसके अंदर आप जॉब ट्रांसफर नहीं कर सकते। जॉब ट्रांसफर का मतलब क्या है, फोर्थ, फोर्थ लिखो, नो जॉब ट्रांसफर। लिखो फिर समझाता हूं। एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रांसफर्ड फ्रॉम
वन पर्सन टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, और फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, और फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। देखो, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी पर्सन है जॉब कर रहा है तो वो अपनी जॉब किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। मान लो कि किसी की पुलिस की जॉब है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि आज मेरी पुलिस की जॉब है, मैं अब कोई बंदा मेरे पास आया, बोले, मैंने बोला भाई साहब कैसे है, बोले मैं पुलिस की जॉब बेचने आया हूँ। अब कोई किसी को अपनी जॉब बेच सकता है क्या, ट्रांसफर कर सकता है क्या अपनी जॉब? कोई किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता अपनी जॉब। तो जॉब के अंदर एक खास बात ये होती है, कहीं ना कहीं जब आप एम्प्लॉयमेंट करते हो किसी के यहाँ, जब नौकरी करते हो, तो वो आप किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी को बेच नहीं सकते हो। वो आपकी जॉब है तो वो आप ही करोगे, है ना, कोई दूसरे को नहीं आप ट्रांसफर कर सकते। ठीक है ना, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसमें इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कि जॉब ट्रांसफर नहीं हो सकती है। ठीक है, और क्या है इसका दूसरा, परफॉर्मेंस। फिफ्थ फीचर क्या है इसका, परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस लिखें इसमें, एन एम्प्लॉय, साथ साथ लिखते चले जाओ, एन एम्प्लॉय नीड्स टू, an employee needs to perform the, needs to perform the task and duties assigned by the employer। जैसा कि मैंने बताया, आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। जो भी आपका बॉस आपको जो काम देगा, आपको उसके दायरे में रह के ही काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं अपनी मन मर्जी का कोई भी काम उठ के कर रहे हो। ठीक है, बॉस ने कोई काम दिया नहीं, फिर भी जबरदस्ती उठा उठा के फाइलों को समेट रहे हो। क्यों भाई, आपको बॉस ने बोला था कि ऐसा काम कर। आपका जो भी आपका एम्प्लॉयर है, जो आपको वर्क देता है, जो सुपीरियर है आपका, वो आपको जब तक कोई काम नहीं देगा, एम्प्लॉय अपनी मन मर्जी से काम नहीं कर सकता। उसको परफॉर्म कैसे करना है, उसको उसकी परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी परफॉर्मेंस उसके बॉस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, कि वो कैसा जो है, क्या काम करना है क्या काम नहीं करना। ठीक है, फिर उसके बाद आती है सिक्स्थ नंबर की इसके अंदर फीचर, वेजेस। अब लिखो वेजेस के बारे में, एम्प्लॉइज आर गिवन, एम्प्लॉइज आर गिवन, एम्प्लॉइज आर गिवन वेजेस और सैलरीज बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, और रेमुनरेशन फॉर देयर सर्विसेज, और रेमुनरेशन फॉर देयर सर्विसेज। क्या चीज़ कही मैंने आपको, वेजेस से क्या मतलब है? देखो, दो तरीके की बातें होती हैं, एक होती है वेजेस और एक होती है सैलरीज। देखो, मजदूर लोग भी काम करते हैं, उनकी भी नौकरी होती है, और वो लोग भी होते हैं जो कर्मचारी होते हैं। एक होता है मजदूर और एक होते हैं कर्मचारी। कर्मचारी ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है ना, व्हाइट कॉलर जॉब्स जिसे बोलते हैं ना, व्हाइट कॉलर। व्हाइट कॉलर वो लोग होते हैं जिनकी जो ऑफिस में काम करते हैं, एसी ऑफिस में काम करेंगे आराम से, जिनका कोई फिजिकल वर्क नहीं होता, मेंटल काम होता है, तभी तो उनको व्हाइट कॉलर बोलते हैं। कि जैसे सुबह आएंगे कॉलर व्हाइट होगी, और जब शाम को जाएंगे तब भी कॉलर व्हाइट मिलेगी। लेकिन एक होते हैं मजदूर लोग। मजदूर लोग क्या काम करते हैं, मजदूर लोग काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं। ठीक है, फिजिकली वर्क करने का काम क्या होता है, जैसे कि सर्विस सेंटर में काम कर रहे हैं या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहां पर उनका फिजिकली वर्क होता है। सुबह आएंगे, वो ग्रे कलर जॉब्स होती हैं। ग्रे कलर का मतलब होता है आएंगे तो व्हाइट कलर पे, लेकिन जब जाएंगे तो उनकी कलर ग्रे हो चुकी होगी, क्योंकि वो फिजिकली काम करते हैं, इसलिए उनको ग्रे कलर जॉब्स बोलते हैं। तो चाहे एम्प्लॉई, मतलब जो होते हैं ना एम्प्लॉई, वो वेजेस भी लेते हैं, सैलरीज भी लेते हैं, ये उनकी एक खास बात होती है इसके अंदर। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है जो हमने इसके फीचर्स के बारे में पढ़ा। तो आपने देखा होगा कि अब तक अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। देखो, एम्प्लॉयमेंट मैंने यहाँ पे चालू की, उससे पहले मैंने आप लोगों को देखो चैप्टर में क्या बात बताई थी। एक बार शुरू से रिव्यू करवा दूं तो हमने चैप्टर के अंदर अब तक क्या बातें पढ़ी हैं। देखो,
चैप्टर के अंदर मैंने शुरुआत में ही देखो आपको ये सब बात बताई थी कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, ताकि खो ना जाओ, मैं इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। कहीं पर क्या होता है, हम पढ़ते पढ़ते पिछला खो जाते हैं कि यार हमने पिछले में क्या पढ़ा था। मीनिंग ऑफ बिजनेस पढ़ा था, ठीक है, फिर बिजनेस के बारे में सारी बात बताई थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है ना, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो फिर बिजनेस के बारे में सारी बातें पढ़ी, है ना। फिर इसके बाद फिर अपन ने इसके सारे फीचर्स पढ़े, है ना, फीचर्स पढ़े अपन ने। इसके बाद फीचर्स पढ़ने के बाद फिर मैंने प्रोफेशन के बारे में आपको बात बताई, है ना। फिर प्रोफेशन के बारे में बात पढ़ने का, फिर आपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात पढ़ी, फिर एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स पढ़े, यानी बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के तीनों के बारे में अपन बातें पढ़ चुके हैं। तो अब बात किसकी अब बारे में आ रही है, अब डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन, लिखते चले जाओ, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो लिखो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो लिखो सबसे पहला बेसिस हमारा क्या है, सबसे पहला बेसिस है हमारा कमेंसमेंट। यहाँ लिख दो हेडिंग बिजनेस के बारे में लिखेंगे, यहाँ अपन प्रोफेशन के बारे में लिखेंगे, तीनों के डिफरेंस लिखवा रहा हूँ, और यहाँ अपन एम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखेंगे। एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो लिखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट हम किसको बोलते हैं, शुरुआत करने को, स्टार्ट करने को। तो कैसे बिजनेस की स्टार्टिंग कैसी है, लिखो पहले समझाता हूं। कैन बी स्टार्टेड, कैन बी स्टार्टेड बाय एन एंटरप्रेन्योर, बाय एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, डिपेंडिंग अपॉन his or her decision to do so, his or her decision to do so। प्रोफेशन के अंदर क्या चीज आएगी, कैन बी प्रैक्टिस्ड ओनली आफ्टर, कैन बी प्रैक्टिस्ड ओनली आफ्टर, only after successful completion, successful completion of professional degree, professional degree और सर्टिफिकेट कोर्स। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट कैसे कमेंस करते हो आप, कमेंसेस एज सून एज, commences as soon as the appointment, commences as soon as the appointment letter and the service agreement, साथ साथ लिखें, and the service agreement is signed, ठीक है, by the employer is signed by the employer and the employee, and the employee। क्या चीज पढ़ी अपन ने इसमें, देखो अपन ने ये बात पढ़ी कि कमेंसमेंट कैसे होता है। अगर मैं बिजनेस के कमेंसमेंट की बात करूं तो कैन बी स्टार्टेड बाय एन एंटरप्रेन्योर, यानी कोई ना कोई ऐसा कोई पर्सन होता है, कोई एंटरप्रेन्योर होता है, उसका खुद का डिसीजन होता है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है कि नहीं करना, ठीक है। प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर है, जैसे डॉक्टरी प्रोफेशन है, ऐसा थोड़ा ना कि डॉक्टर ने आज 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 तुम सोचो कि मैं डॉक्टर बन गया आज मैं, कल तुम सोचो मैं वकील बन गया तो कब बन जाओगे, ऐसे नहीं होता। उसके लिए अपन को क्या काम करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था, वो हमेशा कंप्लीशन, आपको एक प्रोफेशनल डिग्री करनी पड़ेगी, एक एग्जाम पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्रोफेशन कर सकते हो अपना। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो क्या होता है, सर्विस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है,
सर्विस एग्रीमेंट आपने साइन कर दिया, कहीं जॉब करने गए, आपने सर्विस एग्रीमेंट साइन कर दिया, आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गई, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट मिलना तो ये आसान रहता है। सबसे आगे इसके बाद देखो, नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है वो किसके ऊपर है। सर अभी थोड़ा स्क्रीन। अब देखो, अब अपन को आगे क्या काम करना है। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है देखो वो क्या है। अब देखो, अब नेक्स्ट हमारे पास आती है बात इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड की, ठीक है। तो अब कंपैरिजन इन तीनों के अंदर कर रहे हैं, तो ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड किस में कितनी होती है ना। तो इसमें लिखो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। तो अगर मैं बिजनेस की बात करूं, तो बिजनेस के अंदर किसी इन्वेस्टमेंट कैसी रिक्वायर्ड होती है, लिखो इट वेराइज एज पर, इट वेराइज एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का नेचर कैसा है, ठीक है। अगर आपके बिजनेस का नेचर गोल्ड है तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, अगर आप ज्वेलरी का काम करते हो, गोल्ड का काम करते हो। अगर मान लो आपकी स्वीट शॉप है तो आपको कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यानी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, डिपेंड करती है आपके साइज पर, आपके बिजनेस के साइज पर और आपके बिजनेस के नेचर के ऊपर, ठीक है। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो प्रोफेशन में लिमिटेड इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, इतनी नहीं पड़ती जितनी बिजनेस में पड़ती है। अब बात सुनो, जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर को कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। जैसे आता है क्या, वो एक रूम ले लेगा, एक टेबल ले लेगा, अपनी क्लिनिक खोल लेगा, ठीक है, कुछ दवाइयाँ रख लेगा, इतनी चीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक ज्वेलरी वाले आदमी को तो पूरा अपना शोरूम खोलना पड़ेगा, पूरा एक प्रॉपर बिजनेस करके लिए पूरा एक सेटअप बैठाना पड़ेगा, कितनी सारी ज्वेलरी खरीदनी पड़ेगी उसको, तो उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत ज़्यादा है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं कि प्रोफेशन का बिजनेस से, तो वहां पर आपको ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है बिजनेस के अंदर, लेकिन प्रोफेशन के अंदर कम पड़ती है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं पड़ती। भाई पैसा देने की जरूरत मतलब आपको कहीं पैसा लगाने की जरूरत थोड़ी ना है। आप जहाँ जाओगे जॉब करने, उल्टा वो आपको पैसे देगा, है ना। तो ये चीज़ है। आओ नेक्स्ट आगे देखें, रिस्क इन्वॉल्व। अगर मैं रिस्क की बात करता हूँ तो रिस्क इन्वॉल्व क्या रहेगा, रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है। रिस्क इन्वॉल्व कितना है, द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, लिखते जाओ, द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स, ठीक है। डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, ठीक है। डील्ड इन बाय द बिजनेस, डील्ड इन बाय द बिजनेस एंड द स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। अब आप खुद बताओ कि जैसे कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो रिस्की होते हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है, बिजनेस के अंदर जो रिस्क इन्वॉल्व होती है ना, कई बार गवर्नमेंट ही है ना उन बिजनेस को क्या काम करती है, उस प्रोडक्ट को बैन कर देती है। अब कोई कंपनी है जो प्लास्टिक के बैग्स बनाती थी, अब प्लास्टिक बैग गवर्नमेंट ने बैन कर दिया प्लास्टिक को, तो वो रिस्क हो गया उसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर, ये तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। ऐसे ही कुछ कंपनी मान के चलो अगर एसिड्स बनाती है, अब गवर्नमेंट ने एसिड को बंद कर दिया, बैन कर दिया। लोग बाग होली के ऊपर एसिड का गलत यूज करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंक देते हैं दुश्मनी निकालने के लिए, सरकार ने एसिड बंद कर दिए। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, तो एसिड बनाने वाली कंपनियों का रिस्क हो गया, उनका बिजनेस तो बंद हो जाएगा, है ना। तो बिजनेस के ऊपर रिस्क कितना इन्वॉल्व है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का जो आपका प्रोडक्ट है उसका नेचर क्या है, दूसरा आपके बिजनेस का स्केल कैसा है। अगर आपके बिजनेस का स्केल बहुत बड़ा है तो रिस्क कम है, और अगर छोटा है तो रिस्क ज़्यादा है। अगर बिजनेस का स्केल छोटा है तो आप कम प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है, कम प्रोडक्ट बनाओगे, अगर वो बंद हो गए तो बिजनेस बंद। और मान लो अगर बिजनेस का स्केल बहुत बड़ा है तो आप खूब सारे प्रोडक्ट्स बनाते हो, अलग अलग नेचर के प्रोडक्ट बनाते हो, एक नेचर ऑफ प्रोडक्ट बंद भी हो जाता है तो दूसरा नेचर ऑफ प्रोडक्ट तो चल रहा है ना आपका। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करती है बात। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं कंपैरेटिवली प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन के अंदर कंपैरेटिवली लो है, बिजनेस से कंपैरिजन करें तो रिस्क, ठीक है। अब जैसे है ना, कई बार क्या होता है, डॉक्टर है, डॉक्टर के भी प्रोफेशन के ऊपर रिस्क होता है।
कई बार मान लो कि जैसे कोई पेशेंट का वो इलाज कर रहा है और पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो वो पेशेंट के जो घर वाले होते हैं वो चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, कि बोल देते हैं कि साहब इसने तो क्या कहते हैं गलत तरीके से इलाज किया, ऐसा किया वैसा किया, और वो प्रूफ हो जाए तो उसकी डिग्री तक कैंसिल हो जाती है। ऐसे ही जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा रिस्क होता है कि इन्होंने गलत तरीके से ऑडिट कर दी, ऐसे कर दी वैसे कर दी, तो उनकी भी लाइसेंस रद्द हो जाता है। एडवोकेट के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन हर केस में नहीं होता। बिजनेस के अंदर कंपैरेटिवली रिस्क ज़्यादा है और प्रोफेशन के अंदर कंपैरेटिवली रिस्क कम है, और इसके अंदर तो रिस्क बिल्कुल ही नहीं है, नील है ना। तो उम्मीद है यहाँ तक बात आप समझे होंगे। और अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसके आगे की क्या चीज़ आ रही है। अब अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की, है ना, अगर मैं बात करूँ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, रुको, ये देखो ओनरशिप ट्रांसफर की अगर अपन बात करते हैं तो क्या आएगा। क्या आप बिजनेस के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो। अब आप मुकेश अंबानी को देखो, पहले धीरू भाई अंबानी था, धीरू भाई अंबानी मर गया तो उसके बेटे ने संभाल लिया, तो बिजनेस को तो ट्रांसफर किया जा सकता है ना, है। लेकिन एक कभी ऐसा सुना है कि डॉक्टर है, डॉक्टर ने अपनी वसीयत में लिख दिया हो कि मेरे मरने के बाद, है, मेरी जो डॉक्टर का प्रोफेशन है मेरा बेटा संभालेगा। अब उसने चाहे एग्जाम पास किया हो या नहीं किया हो, संभाल लेगा क्या, नहीं हो सकता ना। तो प्रोफेशन को तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है। जॉब को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, लेकिन बिजनेस को की ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हो। तो लिखो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल एंड subjected to, it is possible and subjected to the fulfillment of certain legal formalities। यानी बिजनेस का ट्रांसफर करना पॉसिबल है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके आप बिजनेस को, जैसे मेरा बिजनेस है मैं किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता हूँ कुछ लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके, लेकिन प्रोफेशन के अंदर हम ऐसा काम नहीं कर सकते। कोई डॉक्टर का प्रोफेशन है, अगर मैं सोचूं डॉक्टर का प्रोफेशन, या कोई पुलिस वाला है, या फिर मान के चलो कोई एडवोकेट है, बोले आज के बाद मेरा जो है ना काम ये संभालेगा, मेरा बेटा संभालेगा या मेरा दोस्त संभालेगा, वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए उसको एग्जाम पास करना पड़ेगा। एग्जाम पास नहीं किया हुआ तो वो कैसे ट्रांसफर कर सकता है अपनी, नहीं कर सकता ना अपने प्रोफेशन को। तो वही चीज यहाँ पर लिखवानी है मैंने। ओनरशिप, ownership cannot be, ownership cannot be transferred, ठीक है, as the profession, as the profession himself oblique herself procures the required degree and skill, require degree and skill। जैसा कि मैंने आपको बताया एक डॉक्टर को बनने के लिए उसको रिक्वायर्ड डिग्री और स्किल की जरूरत होती है, तो डॉक्टर बोले कि मैं अगर अपने बेटे को अपनी प्रोफेशन को ट्रांसफर कर दूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है, अगर उसके बेटे ने वो एग्जाम पास किया हुआ नहीं है तो वो अपनी डिग्री को दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ऐसे ही कोई पुलिस वाला है, अगर वो सोचे कि मैं आज अपनी जॉब ट्रांसफर कर दूं तो वो पॉसिबल नहीं है, यानी एम्प्लॉयमेंट भी ट्रांसफर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो लिखो ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर, एम्प्लॉयमेंट में भी ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर, ट्रांसफर नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको रिवार्ड के रूप में क्या मिलता है, लिखो रिवार्ड और रेमुनरेशन, रिवार्ड और रेमुनरेशन। बिजनेस करने वाले को क्या मिलता है, बिजनेस करने के अगेंस्ट में मिलता है प्रॉफिट, है ना। इसको क्या मिलेगा, बिजनेस करने वाला क्या कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा। ये जो प्रोफेशन करता है वो क्या कमाता है, फीस। डॉक्टर क्या लेता है, फीस लेता है ना। और ये जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं वो क्या लेते हैं, वेजेस लेते हैं या सैलरी लेते हैं, ठीक है। चलो अब कोड ऑफ कंडक्ट मैंने आपको बताया था, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं वो भी फॉलो करने पड़ते हैं। लिखो कोड ऑफ कंडक्ट,
क्या बिजनेस के अंदर कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने की जरूरत है? बिजनेस के अंदर तो किसी तरीके की कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रोफेशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, अपने पेशेंट को ढूंढने थोड़ा जाएगा, पेशेंट ढूंढता हुआ आएगा ना डॉक्टर को। उसी तरीके से कोई एडवोकेट है, वो अपने क्लाइंट को ढूंढने नहीं जाएगा, क्लाइंट आएगा, ठीक है, एडवोकेट के पास। उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट कुछ हद तक फॉलो करना पड़ता है। अब ऐसा ना जॉगिंग कर रहे थे, हैं जॉगिंग के कपड़े पहन रखे हैं, निक्कर टी शर्ट पहन रखी है, भागते भागते पहुंच गए ऑफिस में, हैं बोले कि यार ठीक है यार, मैं तो जॉगिंग कर रहा था, सोची याद आ गया कि ऑफिस का काम कर लूँ, तो मैं तो ऐसे ही आ गया ऑफिस में। अब उसका कोड ऑफ कंडक्ट है ना कि आपको तरीके से अपनी ड्रेस पहन के जानी पड़ेगी ऑफिस में, तो वही कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट में भी। लेकिन बिजनेस के अंदर ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। तो लिखें, लिखिए इसके अंदर, a business does not require a code of conduct. A business does not require a code of conduct। ठीक है, यहां पर लिखो the code of conduct is prescribed by प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब जैसे डॉक्टर के लिए आईएमए होता है, आईएमए है ना, और एडवोकेट के लिए बार काउंसिल होता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आईसीआई ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ये इन प्रोफेशनल डिग्री वालों के लिए, प्रोफेशनल पीपल के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को बता के रखती है, उनको वही फॉलो करने पड़ते हैं। यहां पर लिखो द कोड ऑफ कंडक्ट is prescribed in the form of terms and condition laid down by the organization। यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, वो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, अपने कंडक्ट होते हैं, उनको वो फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है ना। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कह रही है भाई आपको सुबह ऑन टाइम इतने टाइम पर ही आना है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी तो होती हैं जो मोबाइल रखने के लिए बोल देती हैं। आपके स्कूल में भी आपके टीचर हैं, ठीक है, वो मोबाइल रख लेते होंगे, ठीक है, वो मोबाइल रखने को बोलते भाई आपको मोबाइल यूज़ नहीं करने, टीचर्स तक के मोबाइल रख लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मोबाइल को यूज़ करते रहेंगे तो क्या मतलब है, कैसे काम करेंगे, तो मोबाइल रख, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती है, और उसको अपन को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है ना। अब लास्ट एंड द फाइनल इसके अंदर क्या आ रहा है, कौन सा बेस आ रहा है इसका, क्वालिफिकेशन, है ना, तो वो भी लिख लो। ठीक है, लिखो क्वालिफिकेशन। ये बेसिस है सारे, जिसपे बेस आपको तीनों के अंदर अपन को डिफरेंशिएट करना है। क्या बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है? आंसर है नहीं। अधिकतर जितने भी बड़े बड़े लोगों को देखोगे आप, सब किसी की ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है जो अच्छे बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अच्छा बिजनेस करने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे इसके ऊपर कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन नहीं ली तो आप अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर ये है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। आगे लिखो यहां पर, प्रिस्क्राइब्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, है ना। और यहाँ पर उसमें तो जो प्रिस्क्राइब्ड होती है, जैसे डॉक्टर के लिए आपको पता ही है, एडवोकेट के लिए आपको पता ही है, जो भी एग्जाम पास करना है करना ही पड़ेगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो आपको जॉब नहीं मिल सकती, जॉब तो मिल जाएगी चाहे चपरासी की मिले। हाँ, लेकिन अगर आपको जॉब ज़्यादा अच्छी चाहिए, नेचर ऑफ जॉब पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको जैसे मान के चलो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसमें भी दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कि अपना प्रैक्टिस करना, एक होता है कि कहीं जॉब पर जाना। अगर आप किसी कंपनी के अंदर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब करना चाहते हो तो फिर उस केस के अंदर आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, तभी आप जॉब कर पाओगे। तो जॉब डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ जॉब कैसी है, तो आपको डिग्री लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी, आपको क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी कि नहीं।
अपॉन द नेचर ऑफ जॉब, अपॉन द नेचर ऑफ जॉब। ठीक है, तो ये था इन तीनों के बीच में डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, अब देखो नया अपने पास इसके अंदर टॉपिक आ रहा है। अब वो क्या आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब आप हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब बिजनेस एक्टिविटी की क्या क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। देखो बिजनेस एक्टिविटी को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है। देखो लिखो, बिजनेस एक्टिविटी दो कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया है। पहला इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। तो पहले तो इंडस्ट्री के बारे में लिखो, फिर समझाता हूँ। लिखो इंडस्ट्री, डेफिनेशन लिखो। इंडस्ट्री रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है ना, वेयर इन रॉ मटेरियल आर प्रोसेस्ड, रॉ मटेरियल आर प्रोसेस्ड and converted into final products, and converted into final products। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस, जस्ट अ सेकेंड, हैंग हो गया है। आगे लिखो, एक सेकेंड। आगे लिखें, ड्यूरिंग द प्रोसेस वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन टू द रॉ मटेरियल, value addition to the raw material takes place the final products have the higher value, have the higher value compared to the raw material, compared to the raw material। अब देखो इसको मैं पूरी बात समझाता हूँ, तब आपको बात मेरी क्लियर होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। ठीक है, देखो सुनो, ध्यान से सुनना। देखो एक होती है, दो तरीके की इंडस्ट्री होती है हमारी। इंडस्ट्री बेसिकली देखो दो तरीके की होती है, एक होती है रॉ मटेरियल वाली, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री। और एक होती है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, अब सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम क्या होता है, प्रोसेस करने का काम होता है। इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले मैं रॉ मेटेरियल इंडस्ट्री की बात करता हूँ। जैसे इसके अंदर भी दो तरीके की इंडस्ट्री आती है, एक होती है एक्सट्रैक्टिव, ठीक है, और एक होती है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कैसे होती है, जो एक्सट्रैक्शन करने का काम करती है। जैसे आपने वो मूवी भी देखी होगी, केजीएफ, है ना, गोल्ड का काम था, गोल्ड माइन वाला उसमें। ऐसे ही जैसे कोल माइंस का काम होता है, ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम होता है ओएनजीसी। आपको पता है ना, कंपनी है ओएनजीसी, है ना, उसको ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम है, ऑयल एक्सट्रैक्शन का। तो समुद्र के तल से ऑयल निकालते हैं, है ना। और
कोल माइंस होती हैं, कोयले की खदानें, है ना, गोल्ड माइंस होती हैं। तो ये जो माइंस होती हैं, जो जमीन के अंदर से कोयले को निकालना, गोल्ड को निकालने का जो काम होता है, ये किसके अंडर में आता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। और जेनेटिक इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? जेनेटिक इंडस्ट्रीज होती हैं आपकी जिनका काम किस तरीके का होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, ये होती हैं एनिमल हस्बेंड्री वाली, पोल्ट्री फार्म्स, है ना, पोल्ट्री फार्म समझते हो ना, मुर्गी पालन व्यवसाय जिसे बोलते हैं। अब मुर्गियां पालन का व्यवसाय होता है जो जो बेसिकली ब्रीडिंग के ऊपर जो काम करते हैं, ठीक है, वो होती हैं पोल्ट्री फार्म्स हो गई, या एनिमल हस्बेंड्री हो गई। जो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर काम करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर काम करते हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज किसके अंदर आती हैं? जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं। पोल्ट्री फार्म समझते हो ना सारे बच्चे, वो चीज़ है। तो समझ में आ गई ये बात। रॉ मटेरियल यानी प्राइमरी इंडस्ट्री का एक तो हो गई एक्सट्रैक्टिव वाली, और एक हो गई आपकी जेनेटिक वाली। इसी तरीके से सेकेंडरी वाली कौन सी होती है? सेकेंडरी वाली वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो प्रोसेस का काम करती हैं। कैसा काम करती हैं? प्रोसेस का। जहाँ पर प्रोसेस होता है, जहाँ पर आप रॉ मटेरियल देते हो प्राइम इंडस्ट्री से लेकर, वहाँ पर प्रोसेस किया जाता है और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब जैसे रॉ मटेरियल कॉटन दिया आपने, ठीक है, कॉटन से थ्रेड बना, थ्रेड के थ्रू क्या चीज़ बनाया? कपड़ा बनाया, फिनिश गुड्स में होकर तैयार हो गया, और वही कपड़ा फिर वो शर्ट बन के आपके पास आता है ना। तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, है ना। अब जैसे अब आप देखो, सेकेंडरी इंडस्ट्री के बाद फिर आता है फाइनल फाइनल गुड्स, है ना। अब फाइनल गुड्स भी देखो दो तरीके के होते हैं हमारे। कैसे होते हैं? कंज्यूमर गुड्स, प्रोसेस होने के बाद फाइनल गुड्स बनते हैं ना, तो वो कंज्यूमर गुड्स बनेंगे या क्या बनेंगे? इंडस्ट्रियल गुड्स बनेंगे, ठीक है। फाइनल गुड्स बनते हैं या इंडस्ट्रियल गुड्स बनते हैं। जैसे आप देखो, फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जिनको आप कंज्यूम करते हो, जैसे कि जिसको आप आगे प्रोसेस में नहीं लेकर आते। जैसे कि मोबाइल अब आप खुद यूज़ करोगे, जैसे कि क्लोथ अब आप उसको खुद यूज़ करोगे, है ना। इस तरीके की चीज़ें, आपका पेन, पेंसिल, बैग, ये आप खुद यूज़ करोगे। तो ये क्या चीज़ हो गई? ये आपके कंज्यूमर गुड्स हो गए, है ना। अब इंडस्ट्रियल गुड्स कैसे होते हैं? जो फैक्ट्रियों के अंदर काम आते हैं। जैसे अब एक बात बताओ, आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, जैसे कोई ऐसी चीज़ है, कोई स्टील है, स्टील, आप स्टील का क्या करोगे? कोई ऐसा कोई टूल्स है, तो आप उस टूल का क्या करोगे? आपके किसी काम का नहीं है वो टूल, है ना। कोई किसी भी तरीके की कोई मशीन हो सकती है छोटी मोटी, जिसको बनाने का कोई काम कर रहे हैं अगर आप, तो इसका मतलब वो इंडस्ट्रियल गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, क्योंकि वो आपके किसी काम की नहीं है, वो इंडस्ट्री के काम की चीज़ें हैं, है ना। तो ये चीज़, अब इसका फाइनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में लिखवा देता हूँ। यहाँ तो मैंने आपको समझा ही दिया, अब इसका फाइनल क्लासिफिकेशन आप लिख लो। सबसे पहले देखो होता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के तीन पार्ट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं मैंने बता ही दिया, और तीसरा आता है टर्शरी। अभी मैंने टर्शरी को एक्सप्लेन नहीं किया, बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी बता दिया। अब प्राइमरी के अंदर भी क्या आ गया? एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, है ना। प्राइमरी के अंदर भी दो आ गए, एक आ गया एक्सट्रैक्टिव, एक आ गया जेनेटिक। और सेकेंड, इसके अंदर सेकेंडरी के अंदर दो आ जाती हैं, एक आती है मैन्युफैक्चरिंग, एक आती है कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अलग होती हैं, और एक आती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग जल्दी जल्दी करते हैं ना। मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं? जल्दी जल्दी करते हैं। एक, दो, तीन, चार। अभी मैं आपकी प्रॉब्लम बताता हूँ, एक बार पहले लिख लो। जल्दी मतलब ASAP। कैसे करते हो? एज सून एज पॉसिबल। इसका कोड बताया मैंने, सीक्रेट कोड याद करने का, SECRETE, सीक्रेट कोड। ASAP कैसे? A फॉर एनालिटिकल, ठीक है। फिर S फॉर सिंथेटिक, फिर अगेन ASAP, है ना। A फॉर असेंबलिंग, और P फॉर प्रोसेसिंग। ASAP मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे? ASAP करेंगे, यानी एनालिटिकल, सिंथेटिक, असेंबलिंग एंड प्रोसेसिंग। तो उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।